हेमंत चौधरी जी, राम राम मार्शा, राम राम शाह, मुकेश परियार जी, रोहित सुमन जी, पुष्पलता कुमारी जी, मुकेश जी। हेलो सर, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मुकेश जी बढ़िया है। मुकेश जी कहाँ से हो आप बेटा? मुकेश एक्स सक्सेस, विवेक गौड़ भैया, बिट्टू, बिट्टू क्या है, बिट्टू बिट्टू सारोलिया, और हनी विश्नोई चौधरी जी, मारवाड़ रीति रिवाज, बूस्टर, वेरी गुड। सारे विद्यार्थी आ जाओ भाई, क्लास शुरू करते हैं। रिंकू जी नमस्कार, कैसे हो? आवाज़ आ रही है पर्याप्त? यदि आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर अपन अपनी शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़, ठीक है? और आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही भाई बताओ एक बार। कोई नहीं बोल रहा। क्लास शुरू नहीं करनी, क्या बात है, बोल नहीं रहे हो भाई? चलो, पहला प्रश्न, टॉपिक है आज जलवायु से रिलेटेड। जलवायु से रिलेटेड पहला प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है आज। आंसर कितने विद्यार्थी दे पाते हैं पता करेंगे आज। आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? गुड्डी मीणा जी नमस्कार, आकाश सैनी जी, रिंकू जी, मुकेश परियार जी, सभी को नमस्कार। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 1। जब सूर्य, ध्यान देना, थोड़े मैं टफ सवाल लेके आया हूं आज। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में हो, ध्यान देना, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में हो, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी स्थिति बनती है? आप आंसर दो, मैं तब तक आपको छोटी सी बात यहां समझा देता हूं, है ना? ये कह रहे हैं कि ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री रेखा है, यहां पर आपके मकर रेखा है, और ऊपर की ओर कर्क रेखा है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सूर्य, 2 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है ना? और वो सितंबर और मार्च का महीना है। मार्च के बाद में सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब 21 सितंबर को यहां पर होता है तो सीधा चमकता मतलब तापमान ज्यादा होगा और ग्रीष्म ऋतु होगी। अब वापस जून से सितंबर तक यहां पर पहुंचेगा 0 डिग्री रेखा पर। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सीधा सूर्य चमकता है मकर रेखा पर। अब सूर्य जब दक्षिण में होगा, आंसर दीजिए आप, जब दक्षिण में होगा, सूर्य जब दक्षिण में होगा तो उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होगा, यानी अपने यहां शीत ऋतु रहेगी, तापमान कम होगा। जब तापमान कम होता है तो आप बताइए तापमान और वायु दाब में क्या संबंध होता है? वही आपके आंसर यहां से हो जाएगा। इसका आंसर दो भाई, सारे बी कह रहे हैं सर नोट्स में प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन दो प्लीज, ताकि प्रिंट ऑप्शन दिया हुआ बेटा, साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गुड्डी मीना दिखाई नहीं दे रहा भाई, थोड़ा बताना। देखो ऑप्शन नंबर, आप ज्यादातर विद्यार्थी 2 बता रहे हैं, मैं इसमें देखता हूं। उत्तरी गोलार्ध में सीधा, अच्छा, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, बिल्कुल बात तो ये भी सही है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, बिल्कुल गलत है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कैसे बढ़ेगा भाई? उत्तर पश्चिम वाला जो भारत है वो तो पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, वहां कर्क रेखा है। कर्क रेखा वाले भाग में तो तापमान, जब सूर्य दक्षिण में है, मकर रेखा पर सूर्य, तो तापमान तो कम होगा, तापमान कम होने की वजह से वायुदाब बढ़ेगा। प्रश्न ये है। अगला, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा। उत्तर पश्चिम भारत में लू चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है, तो इसमें जो अपना आंसर होगा वो नंबर होगा 1। कैसा लगा प्रश्न, कैसा है सवाल, थोड़ा कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? अगला प्रश्न भाई, सर अभी ऐप में आपकी क्लास 2 ओवर पर ले रहे थे ना, अभी लग रहा है कि आप स्लो बोल रहे हैं। मैं स्लो बोल रहा हूं क्या? क्या बोला बता रहे हो, समझ में नहीं आ रही बात। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? किसके सहारे इनमें से पर्वतीय वर्षा नहीं होती? कितना गजब और लाजवाब प्रश्न है। देखिएगा, जलवायु के सवाल मैं आपको कई बार कह चुका हूं, टॉपिक पढ़ाए तब मैंने कहा था बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी। जलवायु के ऐसा टॉपिक है जिसको समझना है, ठीक है? किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? अब आप सब जानते हैं कि पर्वतीय वर्षा, जब पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उसके सहारे पर्वतीय वर्षा होती है। अब इसमें से आपको पर्वतीय वर्षा, शिवालिक के सहारे पर्वतीय वर्षा होती है, तब जाके बारिश होती है। पश्चिम घाट से होती है, गारो से होती है। अरावली के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली है, उसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून जो पवन है उसके सहारे सारे आगे है, यानी दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व विस्तार है, तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा न होकर पवन है इसके सारे सारे आगे बढ़ जाती है, ठीक है भाई? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर दो भाई आप। निम्नलिखित में से किसका संबंध ऊपरी वायु परिसंचरण से है? ऊपरी वायु परिसंचरण से संबंध किसका है? ऊपरी वायु परिसंचरण, आंसर दो भाई, तब तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऊपरी, किसका संबंध ऊपरी वायु परिसंचरण से? एक धरातल पर पवनें चलती हैं,
एक ऊपर की और पवनें चलती है जो सर्पिलाकार आकार में है। इस पूरी पृथ्वी को 3 पवनें घेर के रखती है ऊपर से, इतनी खतरनाक पवन है ना, जो शीतकाल में ज्यादा हावी होती है। सर RSCIT होगा क्या? कहाँ क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? RSCIT किस में? पेपर में नहीं होगा बेटा, RSCIT होगा कि नहीं होगा? और बताओ भाई, इसमें जो आंसर होगा आपका सही वो जेट प्रवाह। आप सब जानते हैं जेट प्रवाह बहुत तेज गति से चलने वाली ऊपरी पवनें हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा सर्पिलाकार रूप में चलती रहती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, इनसे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, काल वैशाखी वर्षा, यह आपके इस टॉपिक का सबसे आसान और सरल प्रश्न है। काल वैशाखी किस प्रदेश को प्रभावित करती है? काल वैशाखी पवनें प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? काल वैशाखी। ये आप सब जानते हैं विशेष राज्य से संबंधित इसका आंसर आप सबको पता है, डी बता रहे हैं कहीं, डी कर्नाटक नहीं बेटा, प्रश्न संख्या इसके पूछ रहा हूं मैं। अगले का बताओ भाई, जल्दी आने दो आंसर, लाइव वालों की संख्या कम है भाई, कहां चले गए? आप पढ़ नहीं रहे हो, क्लास शुरू होती है तो आप कम हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को डांस दिखाना पड़ेगा एक, है ना, डांस दिखाऊंगा ना तो आप संख्या बढ़ जाएगी कि हाँ गुरुजी डांस कर रहे हैं, फिर आप वायरल कर दोगे, इससे मैं बच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। काल वैशाखी, देखो आंसर आने दो। काल वैशाखी पश्चिम बंगाल संबंधित, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। पश्चिम बंगाल में इसको काल वैशाखी कहते हैं, कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा वगैरह कहते हैं। अगली बात सुनो, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें वर्षा नहीं करती? आज की एक सवाल इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती, इतने शानदार है। सर BST का कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? BST कोर्स स्टार्ट है, काफ़ी क्लासें हो चुकी है, उसको ऐप के अंदर डालना है। ठीक है, शिक्षण विधियाँ कल से शुरू हो जाएगी, कल या परसों से, और GK वगैरह इसके तो है ही। ठीक है, सारी चीज़ें अतिशीघ्र जल्दी शुरू हो जाएगी बेटा। सर इतने ही पढ़ने वाले हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। देखो भाई अगला चलने दो, किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? आंसर आने दो भाई, आंसर तमिलनाडु बता रहे हैं, कई 3 बता रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये जो भारत का मानचित्र, तमिलनाडु इस भाग में, यहाँ पर ये कोरोमंडल तट है, यहाँ से जो वर्षा आती है, पवनें आती है, वो इस भाग में वर्षा करती है। जैसे ही इस पश्चिम घाट को पार करती है तो वृष्टि छाया आ जाती है, यानी कि बारिश घट जाती है। जबकि लौटता हुआ जो मानसून है वो जाके इस कोरोमंडल तट से टकराता है, तब लौटते हुए मानसून या बारिश होती है। और लौटता हुआ जो मानसून होता है उसको मानसून प्रत्यावर्तन या अपन कहते हैं उत्तर पूर्व का मानसून। और उत्तर पूर्व का मानसून आप सब जानते हैं कि शीतकाल में, यानी नवंबर और दिसंबर के महीनों में यहाँ पर आता है। अगली बात देखिए, प्रश्न अगला, पश्चिमी विक्षोभ किस राज्य में शीतकालीन वर्षा करता है? पहली बात तो पश्चिमी विक्षोभ है क्या, पूरी कहानी आपको जानकारी में है, ये पूरी है ना। अब जो मैं चल रहा हूँ ऐसा थोड़ा थोड़ा बात समझाते हुए थोड़े थोड़े प्रश्नों करा दिए, ठीक है ना, पूरा शेड्यूल समझाने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब जो अपना चल रहा है वो मामला ठीक है मेरे हिसाब से, बढ़िया है ना, एक बार बता देना भैया। राम राम, सबको राम राम। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखिएगा, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पास से, भूमध्य सागर से जो शीतोष्ण चक्रवात की वजह से जो एक तेज पछुआ पवनों की हवाएं चलती है, और उन पछुआ पवनों की वजह से उस भूमध्य सागर की जो आर्द्रता वाली पवनें वो आगे बढ़ती है, उनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात कह सकते हो आप, उसको पश्चिमी जेट प्रवाह कह सकते हो, और उसको आप पछुआ पवनें भी कह सकते हो। इसमें से कहते हैं किस राज्य में? तो आप सब जानते हैं कर्क रेखा से ऊपर वाले एरिया में वर्षा करता है, और कर्क रेखा से ऊपर वाला एरिया आपको एक नजर आएगा, कौन सा? हरियाणा। ठीक है, राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहा जाता है बेटा? मावट कहा जाता है। अच्छा, ये एक और बीच में लेके आ गए भाई, बीच में थोड़ा सा ये चीजें आप तक सूचना पहुंचानी भी जरूरी है ना, सब आपके लिए हो ही रहा है तो फिर सूचना भी जरूरी है। ये है कि मारवाड़ क्लासेस बार में अब ऑफर नहीं, सिर्फ सहयोग राशि है, बिल्कुल सही बात है, अब ऑफर नहीं है, अब सिर्फ क्या चल रहा है भाई, अपने सहयोग राशि चल रही है। लैब असिस्टेंट भूगोल, स्कूल व्याख्याता भूगोल, संपूर्ण कोर्स मात्र और मात्र कितना है भाई? 249 रुपए में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, मात्र 249 रुपए में। लैब असिस्टेंट भूगोल, स्कूल व्याख्याता भूगोल, संपूर्ण कोर्स अब मात्र मिलेगा 249 रुपए में। ठीक है, इसके अलावा BSTC, लैब असिस्टेंट, सारी जो चीजें हैं सेकेंडरी सब का सब कोर्स इसी रेट के अंदर मिलेगा आपको। समझ गए बात को? ऐप डाउनलोड कर लेना है, मारवाड़ क्लासेस बाड़मेर, विद्यार्थियों तक तो सूचना पहुंचा देनी है। इसका यदि ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि विद्यार्थी जुड़ वैसे ही नहीं रहे तो फिर मैं रेट बढ़ा दूंगा वापस। ठीक है, अगली बात, अगला प्रश्न देखो भाई, कोपेन द्वारा, किसके द्वारा? कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है? कोपेन, व्लादिमीर कोपेन जो जर्मन के एक बहुत बड़े जलवायु वेता मौसम वैज्ञानिक हुए, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। उस जलवायु वर्गीकरण के अंदर इन्होंने किसको आधार माना है? आधार क्या है भाई बताओ? हालांकि आधार आपको पता है कि एक तो इन्होंने वर्षा को आधार माना है, एक तापमान को आधार माना है,
और तीसरा एक जो आधार माना है वो है वनस्पति को। लेकिन यहां पर जो दे रखा है आधार, इसमें से महत्वपूर्ण कौन सा है, सही कौन सा, वो बताओ जल्दी। अब सर नोट्स भी साथ में है या? हाँ, सब चीजें साथ में, नोट्स अपने आप साथ में आ जाएंगे बेटा। थैंक यू सर जी, आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं। सर पीवाई क्यू ब्रो एनसीईआरटी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। आने दो भाई, आने दो। आंसर फेंको भाई, फेंको वहां से, गोला दागो। देखे 1 नंबर, वेरी गुड। मासिक और औसत तापमान जो है, मासिक और वार्षिक औसत तापमान, इसको आधार माना कोपेन है। अगला प्रश्न देखो, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? क्या शानदार सवाल है। एएस जलवायु, आपको थोड़ा सा मैं भारत का मानचित्र बता देता हूं, जल्दी करना भाई, देख लेना है जल्दी जल्दी, है ना, सारे आंसर आपके क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि आपके धैर्य नहीं रख पाओगे कि गुरुजी हमें बस सिर्फ आंसर देने दो, मूड फुल बना हुआ है आंसर देने का, ठीक है। लो अब इसमें बात देखिएगा, ये जो भाग इधर वाला, ये किनारा, इस किनारे पर जलवायु जो पड़ती है कोपेन के अनुसार वो है एएम, ध्यान रखना। इस वाला किनारा कोरोमंडल, इसमें पड़ती है एएस। ये पूरा कर्क रेखा नीचे वाला भाग है, यहां पड़ती जलवायु एडब्ल्यू। ये जो मरुस्थल वाला भाग है, मरुस्थल वाला, वहां पर पड़ती है बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू, या पड़ती बीएसएचडब्ल्यू, ठीक। ऊपर की तरफ जाओगे तो यहां पर मिलेगी डीएफसी, यहां जाओगे तो मिलेगी आपको ई और एफ वाला, ठीक है। तो आपको मूल रूप से ये जो भी बातें ध्यान रखनी है, इस मालाबार तल पर एएम है, कोरोमंडल पर एएस है और बीच में प्रायद्वीप भाग पर ये है। अब पूछ रहे एएस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? आंसर आपके सारे आगे होंगे। 3 नंबर कोरोमंडल तल पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो बेटा, आरएल सिंह ने भारत के जलवायु विभागों को निश्चित करने के लिए किन तत्वों का प्रयोग किया? भाई जल्दी आंसर बताओ, किन तत्वों का प्रयोग किया आरएल सिंह ने? आंसर आने दो भाई। आरएल सिंह ने किन तत्वों का प्रयोग किया भाई? तापमान, वाष्पीकरण, वर्षा, आर्द्रता, वार्षिक औसत तापमान और वर्षा, सबसे गर्म और सबसे ठंडे माह का तापमान। आने दो भाई, ऑप्शन आने दो, ऑप्शन, उत्तर आने दो। अब देखो, देखते हैं, उत्तर देते हैं। सर एक दिन भारत का भूगोल और एक दिन राजस्थान का भूगोल प्रश्न लाओ। नहीं, अभी केवल सीरीज ये चलेगी, इंडिया जियोग्राफी पूरी कर लेंगे अपन, ठीक है। 4 टॉपिक हो चुके हैं, जल्दी इसको पूरी करके फिर राजस्थान के लेके आएंगे, फिर राजस्थान के लाएंगे, मानव भूगोल लेके आएंगे, ठीक है ना। आंसर बताओ। नहीं, इसके अंदर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये, क्योंकि इन्होंने जो तापमान का वर्गीकरण किया आरएल सिंह ने जलवायु का, वो किया है सबसे अधिक गर्म और सबसे कम गर्म स्थान और सबसे कम वर्षा वाले स्थानों के बीच में, ठीक है। कौन सा, क्या बता रहे हो भाई? सी, है ना, सबसे गर्म और सबसे ठंडे माह का तापमान और वर्षा जो होती है उसको, ठीक है। आरएल सिंह के बारे में ध्यान रखना। आरएल सिंह खुद कौन है? बनारस विश्वविद्यालय के बहुत बड़े भूगोलविद रहे हैं, भारत में नगरीय भूगोल का जनक कहा जाता है इनको। इन्होंने जो अपनी किताब अपने जब पढ़ते हैं तो इंडिया और रीजनल ज्योग्राफी, इनकी बहुत फेमस किताब है इंडिया और रीजनल ज्योग्राफी में राजस्थान को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि सबसे गर्म, ध्यान देना, सबसे गर्म व सबसे ठंडा स्थान तथा वर्षा, ये इन्होंने आधार माना इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, थॉर्नवेट, आंसर दो भाई। थॉर्नवेट का ई आर्द्रता संबंधी प्रदेश के जलवायु सूचक, ई, थॉर्नवेट ने ई किसके लिए बताया? बताओ। ई, थॉर्नवेट ने ई को किसके लिए बताया है? ई, आंसर आने दो जल्दी भाई। लैब असिस्टेंट में आरएससीटी की लेना देना नहीं है बिल्कुल। सर ये आप क्वेश्चन आरबीसी की बुक से, हाँ आरबीसी एनसीईआरटी मिश्रण सब में से आते हैं, कुछ बहुत मैं बनाता हूं खुद सवाल बेटा, अपना भरा है क्या बता रहे हो पता नहीं। आप इसके आंसर दो बेटा। उत्तर आने दो। थॉर्नवेट का ई आर्द्रता संबंधी प्रदेश किस जलवायु का सूचकांक है भाई? ई। उत्तर आया नहीं आपका अभी तक? 1 नंबर बता रहे नहीं। ई आपको ध्यान रखना है, ई मरुस्थल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मरुस्थल को। आपने राजस्थान की जलवायु पढ़ी होगी और राजस्थान की जलवायु में देखा होगा, ये जो भाग है इधर वाला, इस भाग के लिए थॉर्नवेट का ये है EAD, ये है सूचकांक, ये EAD। इसका मतलब ई किसको दर्शा रहा है भाई? मरुस्थल को दर्शा रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ई मरुस्थल को दर्शा रहा है। ई आर्द्रता संबंधी प्रदेश की जलवायु को सूचक है ई, इसका बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई। अगला प्रश्न, पेरू के तट के निकट कभी कभी चलने वाली गर्म जल की महासागरीय धारा को क्या कहते हैं, जो राजस्थान की जलवायु को, भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है भाई? आंसर आने दो। पेरू के तट के निकट कभी कभी चलने वाली गर्म जलधारा,
किसके तट पर चलती है? पेरू। पेरू का है दक्षिण अमेरिका के देश में। ये कौन सी गर्म जल धारा है? ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इसमें से आंसर बताइए क्या कहा जाता है? सर मैंने व्हाट्सएप पर कमेंट किया, उनका रिप्लाई नहीं दिया आपने। प्रेम पटेल। प्रेम पटेल जी आपकी रिप्लाई नहीं दोगे किसके देंगे? मैं क्लास में था, अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, अभी मोबाइल में देखा नहीं, अब वापस क्लास जब घर जाऊंगा तब आपका दूंगा। मरुस्थल सॉरी EAD जैसलमेर। हाँ सर कार्टोग्राफी ज्योग्राफी करवाओ प्लीज। बेटा इंसान अकेला हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि धीरे धीरे टाइम मिले वैसे करवा रहा हूँ, एक दिन से सारी चीज़ होगी नहीं। आप सबकी आशा ये होती है कि हम तैयारी करें तो फिर हम ही हैं राजस्थान के अंदर, और कोई करना नहीं है, दूसरा कोई कंपटीशन है नहीं। लेकिन हमारे सामने सारे विद्यार्थी होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, फोर्थ ग्रेड, LDC सब है ना। आप में से कोई विद्यार्थी ऑफलाइन 4 महीने 3-4 महीने ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहता है कि भाई यहाँ पर आ जाएं, घर से थोड़े दूर चले जाएं, वहाँ बैठ के तैयारी करें, फीस वगैरह वैसा आपको मैंने बता दिया कोई लगना है नहीं, आपका खाना खर्चा वो लगना है। या इसके अलावा आप ये भी चाहते हैं भाई CET, क्योंकि लैब असिस्टेंट एग्जाम तो हो जाएगा, उसके बाद में आप सब विद्यार्थी CET का एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी है। CET का एग्जाम पास नहीं हुआ तो आगे कोई भी वैकेंसी आप नहीं दे पाओगे, इसलिए CET का एग्जाम भी आगे शुरू होने वाला है। अपन दीपावली के बाद में CET का एग्जाम भी शुरू करेंगे। ठीक है, जो तैयारी है CET की, BSTC, हाईकोर्ट, LDC, आप में से कोई इच्छुक विद्यार्थी हो तो जरूर कॉल करना। आपके आसपास संपर्क में कोई और करना चाहता तो भी करना। ठीक है, पेरू के तट के निकट कभी कभी चलने वाले गर्म जल की महासागरीय धारा को क्या कहते हैं भाई? अल नीनो कहा जाता है। गर्म धारा को क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं, है ना। ईसा मसीह का शिशु भी कहा जाता है। क्रिसमस के दिन दिवस के ऊपर या दिसंबर के महीने में शुरू होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाली संक्रीय नलिकाकार विसर्पी पवनों को क्या कहते हैं? पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में यानी क्षोभ मंडल ऊपरी भाग में एक संक्रीय पट्टी के अंदर नलिकाकार और विसर्पाकार लंबी पवनें चलती है, जिसकी दिशा हमेशा किधर से होती है भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। इन पवनों को क्या कहा जाता है? जल्दी आंसर बताओ भाई। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, जेट प्रवाह, दक्षिण दोलन। आंसर आने दो भाई जल्दी। आप धीरे आंसर दे रहे हो, आंसर जल्दी आने दो भाई, जल्दी आंसर आने दो बेटा। आंसर नहीं आ रहे आप भाई। ओहो, पेरू की तरह लेनो। हाँ, क्लास को लाइक करो सभी। देवेंद्र चौधरी, गुंजन यादव, मुकेश भैया, कुमार सर के ले लो दिल्ली पुलिस के लिए 149 में। हाँ, जिसको जहां से लेना है उसके प्रचार तो करते रहो, कम से कम बच्चों को पता तो चले। ठीक है, क्षोभ मंडल ये लो भाई, ये है जेट प्रवाह। क्या है आंसर? जेट प्रवाह। ठीक है, आगे देखो भाई, और देखो, और है ये शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा का क्या कारण? शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? वर्षा का कारण क्या है बताओ भाई इसका आंसर। राम राम मार्सा हेमंत जी, राम राम शाह, राम राम शाह। आज मोड़ो होगो मेरे हो गजब बोर्ड कर दिया। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा का क्या कारण है भाई? आंसर आने दो आप, नहीं तो मैं आगे चलो फिर दे दूंगा मैं उत्तर। क्या उत्तर पूर्व मानसून है? उत्तर पूर्व मानसून है क्या? उत्तर पश्चिमी ये भाग पूर्व मानसून ये है, तो ये तो नहीं हो सकता। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आता है, ये तो गर्मियों में आता है। उष्णकटिबंधीय, ये आंसर होगा 2 नंबर आपका। पश्चिमी विक्षोभ कौन सा भाई? पश्चिम। सर ये नादान बच्चे हैं, भटकते रहते हैं, आपकी बातों पर भरोसा नहीं है इनको। कोई बात नहीं बेटा, अपने को ज्यादा भरोसा करवाना नहीं है। अपने को जो आदमी पढ़ रहे हैं उनको भी भरोसा करना है। 100 में 100 बात, 100 जनों को बातें सुनाएंगे, 5 जने भरोसा कर ले तो खूब है। इतने ही पढ़ने इतने ही पढ़ाने। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होता है? कहवा भाई, कहवा के लिए भाई बताओ। देखो आंसर दो भाई, किसके लिए है? कहवा के लिए। कहवा यानी कॉफी। कॉफी कहाँ होती सबसे अधिक? कर्नाटक में। कहाँ होती भाई? कर्नाटक। बताओ इसके लिए आंसर जल्दी, जल्दी आने दो। कहवा के लिए कौन सा होती है बताओ, आंसर आने दो भाई। कहवा। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर आए, 2 नंबर आए। हाँ वेरी गुड, कर्नाटक। फूलों वाली बौछार। कौन सी भाई? फूलों वाली बौछार। वेरी गुड, होशियार तो हो भाई आप, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तापमान किस महानगर होता है? इस प्रश्न का कोई उत्तर दे देगा तो उसको मैं वास्तव मानूंगा आपकी बहुत शानदार तैयारी है ना। ये जैकपॉट इनाम का क्वेश्चन है, इनाम के रूप में आपको बहुत कुछ मिलेगा। रेंगू भाई सर दिल्ली पुलिस के लिए नहीं पढ़ाते, ओके। अगर सर पर विश्वास नहीं होता तो डेली क्लास नहीं लेते, ओके। हाँ गुंजन यादव जी, हाँ सही बात है। दिल्ली पुलिस का अपन ने कोर्स अभी तक शुरू नहीं किया है, करेंगे शुरू, ये तक पक्का है, जल्दी करेंगे गुरु।
आ रहा हूं आपसे ज्योग्राफी पढ़ने। हेमंत चौधरी जी, हेमंत जी। आंसर 4 4 मेरी तो ना है, ये क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर 4 नंबर, इसका आंसर सही सटीक आंसर कौन देगा भाई? एक आंसर किसका आया है? किशन प्रजापति ए कह रहे हैं, प्रियंका एक बोल रहा है, बाकी 2 बोल रहे हैं, मुंबई बोल रहे हैं, दिल्ली बोल रहे हैं। देखो भाई, इसका सही आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? जैसे जैसे आप सागर तट से दूर चले जाओगे वैसे वैसे तापांतर बढ़ता जाएगा। समुद्र के किनारे है सारे के सारे तीनों शहर, एक शहर है जो समुद्र से तट से बहुत दूर है, इसलिए सर्वाधिक तापांतर होगा इसका। कितने मजेदार सवाल है आज। कमेंट आप ये बताया नहीं सर बढ़िया सवाल है, कम है ना? बताओ भाई सवाल कैसे हैं आज, बहुत मेहनत की इन सवालों पर। और बताओ, किस शक्ति के प्रभाव से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें, कौन सी पवनें भाई? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व में घूमने लगती है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको क्लास में समझा रखा है। यदि आपको समझ में आती है बात, आइए समझ उत्तर दीजिए। मैंने आपको कहा है कि ये जो 0 डिग्री रेखा होती है बेटा, 0 डिग्री रेखा से नीचे इस प्रकार की व्यापारिक पवनें चलती है ऐसे। जैसे भूमध्य रेखा पार करेगी तो इनकी दिशा ये हो जाती है। और आपने इसके लिए कोरियोलिस का नियम पढ़ा होगा कि कोरियोलिस बल के अनुसार पवनों में विक्षेपण होता है और उत्तरी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर, दाईं ओर, और दक्षिण गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे तो इधर दाईं ओर है, दक्षिण गोलार्ध में देखोगे तो बाईं ओर है। ये कथन आपको याद रखना है। इसमें से कौन सा उत्तर है बताओ भाई? 3 नंबर आ रहा है, कहीं 3 नंबर, 2 नंबर, आने दो आने दो। दाब में अंतर उत्तर नहीं है बेटा, वर्षा की मात्रा में अंतर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? पृथ्वी की घूर्णन शक्ति। आपको पता है पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो वहां पर एक आभासी बल लगता है बेटा, आभासी बल, ठीक है। और उस आभासी बल को अपन कहते हैं विक्षेपण बल। क्या कहते हैं? विक्षेपण बल। और इस विक्षेपण बल की खोज करने वाला व्यक्ति था फ्रांस का कौन? कोरियोलिस। ये फ्रांस का कोरियोलिस, ये कोरियोलिस, तो इसलिए नाम पड़ गया कोरियोलिस के नाम पर। समझ गए बात को? अगली बात सुनो भाई, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहां पैदा होते हैं? शीतकालीन वर्षा उत्पन्न करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहां उत्पन्न होते हैं भाई? अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर आने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया भाई। बच्चों की संख्या ये दी है ना, ये संख्या रहेगी बेटा, अब क्लास में नहीं आएगी, कम ही आएगी, ठीक है। आप बच्चों तक लाग शेयर करते नहीं हो, क्लास तक बात पहुंचाते नहीं हो बच्चों तक, बच्चे जब जुड़ेंगे नहीं साथ में तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने। हमारे एक टीचर ने तो वायु दाब के कारण बताया, वायु दाब के पवनों की दिशा में मोड़ होता है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध पवनों की गति ये नहीं होगी। वायु दाब में ऐसा है, यहाँ से पवन जाएगी इधर जाती, इधर वायु दाब ये मुड़ जाएगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में वायु दाब की वजह से नहीं जाएगा बेटा, घूर्णन गति जाएगा, ठीक है। ये उत्तर अपना सही क्या होगा? भूमध्य सागर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं अपन। कम एक प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित कौन सा था तो प्रभावित नहीं करता? बताओ भाई, इसमें से कौन सा कारक जिसका भारत की जलवायु से कोई लेना देना नहीं है? भारत की जलवायु से लेना देना नहीं है, ऐसी कौन सा कारक इसमें से भाई बताओ जल्दी। अभी पढ़ा रहा हूं वैसे बात, ठीक है ना, थोड़ी बहुत बात समझा देता हूं, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी आप तैयारी करके आते ही हो। सर जी थोड़ी व्याख्या करो, श्रवण कुमार कई कह रहे हैं व्याख्या करो, कई कह रहे हैं व्याख्या नहीं करो। सर आप शॉर्ट वीडियो भी बनाया करो जिससे बच्चों को पता लगे। हाँ ये बात आपकी सलाह सही है भाई, मैं भी वीडियो बनाया करूं, फिर वीडियो बनाता हूं उसको लोगों तक आप पहुंचाया भी करो। थोड़ी सी व्याख्या कीजिए प्लीज। हाँ श्रवण कुमार जी, व्याख्या करने पे बच्चे भाग जाते हैं ये, ठीक है। चलो भाई, जलवायु को कौन सा था तो प्रभावित नहीं करता? अल्नीनो। अल्नीनो आपको पता है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये अपना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किनारे चलने वाली गर्म पवन है। क्या है? गर्म पवन है, ठीक है, जो कि शीतकाल में चलती है। शीतकाल का मतलब है कि अपने यहाँ शीतकाल होता है, दक्षिण गोलार्ध के अंदर दिसंबर का महीना गर्मी का होता है। दिसंबर के महीने में ईसा मसीह का जो जन्मदिन होता है, क्रिसमस डे होता है, उसके आसपास चलती है। जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया है कि ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर एक विष सर्पाकार बहुत बड़े आकार की पवन चलती है, उसको ये कहते हैं। तिब्बत का पठार आपको ध्यान ही है, लेकिन प्रभावित नहीं करता, वो क्या है? हरिकेन। क्योंकि हरिकेन जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होता है, और मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है आपको जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी बेटा अटलांटिक जो महासागर उसका हिस्सा है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उसके पास में, ठीक है, वहां पर। सर इतनी व्याख्या सही है, ज्यादा होने पर क्लास बोरिंग सी लगती है जब समय बाद ज्यादा। हाँ ये बात सही बेटा, ठीक है। अगली बात, अगला प्रश्न भाई, अगला है एलडी स्टाम्प ने भारत की कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? ये थोड़ा मैं एनसीईआरटी से बाहर का एक सवाल लेके, मेरिट बनानी पड़ती है बेटा, मेरिट का तय करना पड़ता है, तो मेरिट का निर्धारण करने के लिए एक प्रश्न में एनसीईआरटी किताब से बाहर का लेके आया हूं।
एक नहीं, इसमें 3 प्रश्न ऐसे जो मैंने बाहर से बनाए मेरे अनुसार, कि इसमें से बच्चे उत्तर, ये इसलिए है कि आप इसका उत्तर न दें क्योंकि गलत हो जाएगा, सर नहीं भागेंगे, सर हमारी रिवीजन पे जा, ये इसलिए है कि आप इसको आंसर देते हो नहीं, तुक्का कितने जने मारते हो, तुक्के वालों से बचने के लिए। एग्जाम में बेटा आता है वो सही करना जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं आता उसको छोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ सर क्यों ज़्यादा लाया करो प्लीज़। अबे बेटा ये खूब है, मेरे तो घंटों बैठ डूजिए 1 घंटा खूब बेटा, इससे लंबी क्लास अच्छी नहीं होती, बच्चे देखते भी नहीं। इससे ज़्यादा 20-20 सवाल एक टॉपिक से और तो क्या आएंगे इसमें, आप पूरे पढ़ लिया करो, रिवीजन हो जाता है। एमसीक्यू क्या होता है, एमसीक्यू का मतलब ये तो नहीं होता भाई एमसीक्यू में से ही प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू भी होता है कि आपका रिवीजन हो जाता है उसमें बढ़िया, ठीक है। फिर अपन जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, अभी उसमें 3 टेस्ट पहले वो डाल देंगे, फिर एक ऑफलाइन और ऑनलाइन नई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ये देखो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, 2, 11। ये आपको मुझे पता नहीं आता इसलिए आप छोड़ रहे थे, लेकिन कहीं तुक्का मारा है, तुक्का मारा तो गलत होगा सवाल, ठीक है। और देखो भाई थॉर्नवेट ने भारत के जलवायु प्रदेशों के निर्धारण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग नहीं किया है, इसमें से कौन सा तत्व है जो थॉर्नवेट ने प्रयोग नहीं किया है, बताओ भाई। थॉर्नवेट ने किस तत्व का प्रयोग नहीं किया है, बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। थॉर्नवेट ने किस का प्रयोग नहीं किया है, तुक्को मारो, तुक्को मारे हो बेटा कावड़ उसी कौम, लारेगी क्लासेस देगे आऊगा क्या। मेरे हिसाब से सर ऐसी क्लासेस आप एग्जाम से 10-15 दिन पहले लाते तो बच्चे बहुत सारे देखते। हाँ कोई बात नहीं, लेके आ जाएंगे ना, ये तो काम बेटा आपका, आपको तैयारी करवाना है, चलता रहेगा काम, ठीक है। विज्ञप्ति आएगी उसके बाद बच्चे आ जाएंगे। जमादार की 2nd ग्रेड की भर्ती भी आ चुकी है। थॉर्नवेट ने भारत के जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया है, तापमान और कुल वर्षा का प्रयोग नहीं किया। कुल वर्षा शब्द इनके लिए नहीं है, बाकी वर्षण वनस्पति ताप ये सब है। अब इस प्रकार अपने 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो बेटा होती कंप्लीट, ठीक है। और अभी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता रखी है कि जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट स्कूल व्याख्याता कोर्स लेना चाहता है उसके लिए चीज़ें सारी अवेलेबल, ठीक है भाई। अब आप सबसे अनुमति लेते हुए क्लास को बंद कर रहा हूँ। कल से वापस 9 बजे अपन शाम को मिलेंगे इसी समय, इसी वापस जोश और जुनून के साथ। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शायद मृदा का है, आपके थोड़ा देख लेना, जैसा टॉपिक है वैसे टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, मृदा का टॉपिक लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।